हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ है FZS वर्जन 4। पिछले 3-4 दिन से इसे ऑलमोस्ट 150-200 किलोमीटर में राइड कर चुका हूँ और आज आपको इसका एक रिव्यू देने वाला हूँ एक डिफरेंट स्टाइल में। मतलब ये स्टाइल ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं बट मैं नहीं करता हूँ, तो आज सोचा एक डिफरेंट स्टाइल में रिव्यू देते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको इसका वॉक अराउंड भी मिलेगा, राइड एक्सपीरियंस भी मिलेगा और सभी बातें पता चल जाएंगी इन अ सिंगल वीडियो इस पर्टिकुलर टू व्हीलर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले चलेंगे एक पैटर्न की तरह। सबसे पहले आपको देंगे इस बाइक के डिज़ाइन एलिमेंट्स की कुछ नॉलेज, फिर आपको लेके चलेंगे डीप स्पेसिफिकेशंस और टेक्निकल नॉलेज की तरफ, और एंड में आपको देंगे इसका एक राइड एक्सपीरियंस रिव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप और अपने पहले स्टेप की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं कि नेकेड आइज से क्या डिज़ाइन एलिमेंट्स दिखते हैं इस बाइक के, और फिर चलेंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो आप देखेंगे टिपिकल आपको हैंडल बार डिज़ाइन मिलेगा जो कि ब्लैक कलर में फिनिश्ड है। और कलर की अगर बात करते हैं तो मेटेलिक ग्रे कलर यामा ऐसे बोलता है, और ये जो हाईलाइट्स यामा करता है अपने व्हीकल्स के अंदर, जैसे कि आपको इसमें ब्लू इंसर्ट्स दिख रहे होंगे, चाहे वो टैंक के आपके ग्राफिक्स के ऊपर हो, चाहे इसके अलॉय व्हील्स के ऊपर हो, तो ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी आप अपने थॉट्स लिख सकते हैं नीचे कमेंट्स में। नंबर प्लेट की प्लेसमेंट कोई वाइजर यहाँ पे नहीं है, यामाहा की बैजिंग आपको मिल जाती है। यहाँ आप देखेंगे तो एलईडी हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो कि ऑलवेज ऑन आते हैं आजकल, और एलईडी डीआरएल्स भी यहाँ पे दे दिए गए हैं। फ्रंट मडगार्ड आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेगा और प्लास्टिक में है ये। उसके अलावा अलॉयज का कलर आपको बता दिया, और डिस्क ब्रेक आप देख पा रहे हैं। टेक्निकली कितने साइज की डिस्क ब्रेक है, कितने साइज का टायर है, अलॉय है, इसकी बात आगे करेंगे क्योंकि हर किसी को वो चीज़ नहीं जाननी होती है। यहाँ यामाहा के ग्राफिक्स से बैजिंग कर दी गई है, स्टिकर जॉब है बेसिकली, बट अच्छा लगता है। यहाँ आप देखेंगे तो क्रोम का इंसर्ट दे दिया गया आपको, और यहाँ आपको बैजिंग देखने को मिलती है FZS वर्जन 4 की। बाकी टैंक की पूरी तरह से बात कर लेते हैं और चाबी वगैरह दिखा देते हैं आपको, और स्पीडोमीटर भी साथ के साथ दिखा देते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से ही शुरू करते हैं। तो स्पीडोमीटर की विजिबिलिटी ऑल्दो आपको कितनी आ रही है, कैसी आ रही है, वो शायद अभी ना पता चल पा रहा हो, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया और आउटलुक इसका दे दूँ। तो स्पीडोमीटर में आपको टाइम दिख रहा है, यहाँ 2 बटन मिलते हैं जिससे एवरेज स्पीड, ट्रैक्शन कंट्रोल, ओडोमीटर, ट्रिप ए ट्रिप बी, ये सब चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा डिजिटल स्पीडो, आरपीएम मीटर, और राइट साइड में आपको मिलता है फ्यूल मीटर, यामाहा की बैजिंग, और 2 बटन यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी दूसरी साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्या पता वहाँ से कुछ एंगल बेटर बन पाए। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ इसका स्पीडोमीटर का डिज़ाइन है। बाकी हैंडल बार थोड़ा सा रेज्ड आपको देखने को मिलेगा, और फ्यूल टैंक यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिया गया। चाबी आप देखेंगे तो टिपिकल की है, बट फ्यूल टैंक के अंदर ये चीज़ पूरी डिटैच हो जाती है, तो ये चीज़ हिंज वाली दी जाती तो एक बेहतर बात रहने वाली थी। उसके अलावा कोई शिकायत यहाँ पे नहीं है। टैंक में सेंटर में ब्लैक फिनिश दी गई है जो कि मैट में, और साइड में आप देखेंगे तो ये मेटेलिक ग्रे कलर है, और यामाहा की बैजिंग, अपने एफजी की बैजिंग आ जाती है यहाँ पे। इंजन पूरा आपको ब्लैक में फिनिश देखने को मिलता है, और नीचे ये जो काउल है ये कुछ जगह मैंने टच होता देखा, जो मैं आपको रिव्यू के दौरान बताऊंगा। उसके अलावा साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड, दोनों ही चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, और यहाँ पे आपको गियर स्लॉट मिल जाता है, फुटरेस्ट मिल जाता है। पिलियन फुटरेस्ट की बात करें तो ये मेटल के अंदर है, वेयर एज राइडर फुटरेस्ट आपको रबर के अंदर भी कवर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा चेन सिस्टम आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, और एक प्रॉपर सारी गार्ड यहाँ पे दे दिया गया है जो कि ऑब्वियसली कंपलसरी हो चुका है। यहाँ से आप अपना ओपन कर सकते हैं सीट को। पीछे की तरफ आए तो आगे मैट ब्लैक कलर के अंदर आपको यहाँ पे रेयर ग्रैब रेल्स देखने को मिलती है, एलईडी में टेल लाइट्स हैं, और इसके सारे इंडिकेटर्स भी एलईडीज के अंदर दिए गए हैं, तो ऑल एलईडी सेटअप यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ आप देखेंगे तो 3 रिफ्लेक्टर्स और नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। बाकी यहाँ पे एक प्रॉपर कवर दे दिया गया है, बट टायर और काफ़ी अच्छे खासे साइज का है, और रेयर में भी आपको डिस्क सेटअप देखने को मिल जाता है। बाकी इस साइड से अगर बात करें तो आपका साइलेंसर जो है वो काफ़ी बल्कि लगता है इस बाइक के हिसाब से, और इंजन पे आपको यामाहा की बैजिंग देखने को मिल जाती है।
चलिए अब आपको इसका लाइटिंग रिस्पॉन्स और दिखा देते हैं ओवरऑल और कुछ चीज़ें। बाकी सीट्स की अगर बात करूँ तो राइडर के लिए आप देखेंगे काफ़ी वाइड और अच्छी खासी जगह दी गई। पिलियन के लिए भी कोई खास ऐसी शिकायत नहीं। और हेलमेट ज़रूर यूज़ करा करिए जब भी आप कोई टू व्हीलर यूज़ करते हैं। अब दोस्तों आपको लेके आ गए हैं इसके लाइटिंग रिस्पॉन्स की तरफ, साथ ही सुना देता हूँ एग्जॉस्ट नोट और प्राइस बता देते हैं, ताकि जिन लोगों को सिर्फ डिज़ाइन एलिमेंट्स देखने थे वो लोग वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं, और जिन लोगों को और टेक्निकल डिटेल्स और राइड में इंटरेस्ट है वो लोग आगे वीडियो में साथ हमारे बढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले लाइटिंग दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप इग्निशन देंगे तो आपको इसके DRLs ऑन होते दिखाई दे जाएंगे। हालांकि डे टाइम में उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स शायद ना मिल रहा हो, बट जो है आपके सामने है। अब आपको देखने को मिल रही है इसकी लो बीम, जो कि अगेन LEDs के अंदर है, और यहाँ आप देखेंगे तो हाई बीम भी आपको LEDs के अंदर ही देखने को मिल रही है। अब LEDs की बात आ रही है तो इंडिकेटर्स भी आप देखेंगे तो यहाँ भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है, और यहाँ भी आपको LED सेटअप ही देखने को मिल रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। और एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं आपको। तो एग्जॉस्ट नोट आपको कैसा लगा आप बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे तो ये एग्जॉस्ट नोट ठीक ठाक लगा है और कोई ऐसी शिकायत इससे नहीं है। अब टेल लैम्प के रिस्पॉन्स की तरफ आए तो यहाँ भी LED टेल लैम्प दी गई है और LED के अंदर इंडिकेटर्स है। तो ओवरऑल कंप्लीट सेटअप आपको LEDs में ही देखने को मिलता है इस व्हीकल के अंदर। प्राइस की बात करें तो प्राइस है इसका अप्रॉक्सीमेटली 1,55,000 ऑन रोड दिल्ली, और डीलक्स वेरिएंट इसे बोला जाता है। 3 कलर ऑप्शंस में आती है। अब चलते हैं अपने टेक्निकल डिटेल्स की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब टेक्निकल वॉक अराउंड की तरफ चलते हैं। तो टेक्निकल वॉक अराउंड में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने स्पेसिफिकेशन से या डायमेंशन से। तो डायमेंशंस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले साइड प्रोफाइल से आपको लेंथ दिखाता हूँ इस बाइक की। ऑल्दो इस एंगल से कितना जस्टिस आपको हो पा रहा है शायद उतना क्लियरली ना पता चल पाए। तो इसकी लेंथ है 2000 mm की, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर की ये बाइक है। और विड्थ की अगर बात करते हैं तो दोस्तों मैक्सिमम विड्थ जो इस बाइक के अंदर आपको इस एंगल से दिख रही होगी वो है 780 mm की। और हाइट की अगर बात करते हैं तो दोस्तों वो भी आपके सामने है 1080 mm की। और सीट हाइट की अगर बात करते हैं तो सीट हाइट आप यहाँ से बेटर देख पाएंगे, तो इसकी सीट हाइट है 790 mm की। व्हील बेस की बात करते हैं तो दोनों व्हील्स के सेंटर डिस्टेंस को बोलते हैं व्हील बेस, और वो इसका है 1330 mm का। और ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm की। उसके अलावा वेट की अगर मैं बात करता हूँ तो इस बाइक का वेट है 136 kgs का, जो कि ओवरऑल उतना ज़्यादा परेशान मेरे को तो नहीं करता है। आपको टेस्ट ड्राइव लेके देखना पड़ेगा कि आपको कैसा लगता है। अब डायमेंशंस की सभी चीज़ों की बात हो चुकी है, तो अब चलते हैं अपने इंजन की तरफ। तो पैकेजिंग वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ब्लैक फिनिश आपको इंजन के अंदर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको यामाहा की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। और ये है अपना एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन, जो कि 149 सीसी का है और आपको प्रोवाइड कराता है 12.4 PS की पावर के साथ 13.3 Nm का टॉर्क। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों टायर्स और ब्रेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं किसी भी व्हीकल के। तो सबसे पहले आ जाते हैं फ्रंट की तरफ। तो यहाँ पे आपको जो टायर दिया गया है वो है 180/17 का, और डिस्क ब्रेक का साइज है 282 mm। रेयर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे टायर साइज और डिस्क साइज दोनों के अंदर चेंज है। टायर साइज है 140/60/17 का, और डिस्क का साइज है 220 mm। ABS की बात करें तो सिंगल चैनल ABS इसके अंदर आता है। डुअल दिया जाता तो एक बेहतर बात थी। उसके अलावा फ्यूल टैंक कैपेसिटी शायद मैंने आपको बता दी थी, नहीं बताई है तो दोबारा मेंशन कर देता हूँ। 13 लीटर्स फ्यूल इसके अंदर आ जाता है। गियर बॉक्स की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे आपके गियर्स प्लेस्ड हैं और 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। उसके अलावा फ्रंट सस्पेंशन जो है वो आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिलते हैं, और रेयर में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक देखने को मिलता है। ज़्यादातर व्हीकल्स में मोनोशॉक को कलर डिफरेंट दिया जाता है, बट यहाँ पे ब्लैक ही है और आप देख पा रहे होंगे। बाकी कंफर्ट की बात राइड के दौरान करेंगे, लाइटिंग सारी LED है, और ओवरऑल एक आपको फीचर इसके अंदर देखने को मिलता है जो कि है अपना ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। तो ये कुछ चीज़ें
टेक्निकली अगर बात करते हैं, और एक चीज़ रह गई है आपको राइड के दौरान ले जाने से पहले, तो वो चीज़ भी दिखा देता हूँ। बाकी हेलमेट को आगे रख देते हैं, और यहाँ आप देखेंगे जो की स्लॉट है, तो इसे आप जैसे ही स्पिन करेंगे तो दोस्तों सीट के नीचे कुछ ऐसे आप सीट को ओपन कर सकते हैं और अपनी वायरिंग वगैरह की तरफ पहुंच सकते हैं इन केस ऑफ एनी इशू। चलिए, अब सभी चीज़ों की बात हो गई है, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो डिज़ाइन एलिमेंट्स हो, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो वेरिएंट्स हो। तो अब चलते हैं अपनी राइड की तरफ और फिर कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों आपने वॉक अराउंड और एक आउटलुक तो देख लिया इस बाइक का। अब आपके साथ शेयर करता हूँ क्या राइडिंग एक्सपीरियंस रहा है, और पिछले जो 150-200 किलोमीटर मैंने इसे चलाया, कहीं ना कहीं हाईवे भी यूज़ किया, और सिटी में तो कहीं ना कहीं एक 2 व्हीलर का सबसे ज़्यादा यूसेज होता है, सबसे ज़्यादा काम होता है। तो क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या एस्पेक्ट्स रहे, और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, ये सब चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं राइडिंग के कुछ एस्पेक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ये एंगल दिखाई देगा और स्टार्ट कर लेते हैं बाइक को। आवाज़ में थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बाइक में विंड नॉइज़ वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी उसके अलावा अगर बात करें तो राइडिंग की बात करते हैं और इस बाइक की सभी डिटेल्स की बात करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि इसके अंदर एक 150 सीसी का पेट्रोल इंजन आता है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स है और क्या पावर फील होती है, क्या माइलेज फील होती है। उसके अलावा इंजन से अलग क्या सारे कंफर्ट एस्पेक्ट्स हैं, क्या ओवरऑल हमें हेल्प करता है और क्या चीज़ अच्छी नहीं है, उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। होप करता हूँ कि आपको एंगल ठीक दिख रहा होगा और ऑडियो थोड़ा तो ऐसा आ रहा होगा कि आप चीज़ों को समझ पाएँ। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखूँगा, क्योंकि जितना मैं तेज़ रखूँगा उतनी ज़्यादा विंड नॉइज़ आपको अपने ऑडियो में देखने को मिलेगी। हालांकि मैंने इसे तेज़ चला के देख लिया और इसकी मैक्सिमम स्पीड पे भी चला के देख लिया है, तो मेरे साथ इसकी क्या टॉप स्पीड रही उसका भी एक जिक्र इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कर दूँगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, तो अपने अर्गोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो अर्गोनॉमिक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका टिपिकल हेडलैम्प का बटन दे दिया गया है, जिसे आप पास ऑन वगैरह कर सकते हैं, और इंडिकेटर के बटन, हॉर्न की प्लेसमेंट, यहाँ आप देखेंगे तो किल स्विच और यहाँ पावर स्टार्ट बटन। उसके अलावा की यहाँ पे स्लॉट होती है, और ये रहा अपना फ्यूल टैंक, और यहाँ पे 2 बटन दे दिए गए हैं आपको, जिससे आप अपना मीटर टॉगल कर सकते हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं। ओवरऑल इन एस्पेक्ट से अलग अगर बात करूँ तो अर्गोनॉमिकली ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब अर्गोनॉमिक्स के बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, जो कि है विजिबिलिटी की तरफ। तो ओवरऑल एक तो ये बाइक है नेकेड बाइक, और नेकेड बाइक्स में या इवन 2 व्हीलर्स में किसी भी बाइक में बात करें तो विजिबिलिटी का एस्पेक्ट उतना दिक्कत वाला होता नहीं है, सभी चीज़ें विजिबल रहती हैं। बल्कि इनमें नाइट विजिबिलिटी में थोड़ी दिक्कत आती है ज़्यादातर लोगों को। तो नाइट का भी मैंने रिव्यू तो नहीं बनाया स्पेसिफिकली, बट यहीं पर जिक्र कर दूंगा आपके लिए। बट विजिबिलिटी पार्ट में एक चीज़ मेरे को दिक्कत वाली लगी, यहाँ आप देखेंगे तो ये अगेन एंगुलर डिज़ाइन है। मैंने काफ़ी टाइम पहले कोई और बाइक भी चलाई थी और रिव्यू करा था आपके लिए, उसमें भी ये सेम दिक्कत थी। तो यहाँ पे व्यू थोड़ा सा चॉप ऑफ होता है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी स्टर्डी है, कोई वाइब्रेशन वगैरह इनमें नहीं है अगर ज़्यादा स्पीड में भी रहते हैं, और वो एक अच्छी बात है। बट विजिबिलिटी पार्ट में अगर बात करूँ तो यहाँ पे सभी चीज़ें विजिबल रहती हैं, और हेडलाइट का रिस्पांस भी रात में काफ़ी अच्छा है। तो विजिबिलिटी पार्ट में एक सिर्फ जो मेरा कंसर्न है कि डिज़ाइन एलिमेंट्स की तरफ से ब्रांड ये थोड़े से एंगुलर डिज़ाइन बना तो देती हैं अपने मिरर्स के, बट ये चीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी मेरे को तो पर्सनली नहीं लगती है। आपके क्या थॉट्स हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाकी ओवरऑल मैंने तो अपने थॉट्स आपको बता ही दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है इसके राइडिंग डायनामिक्स आई वुड से। तो ऑन पेपर पावर क्या है, इंजन में पावर टॉर्क वगैरह क्या है, वो सब तो मैंने आपको जब वॉक अराउंड दे रहा था तब बता दिया। तो अब नंबर्स की बात यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे डायरेक्टली बात होगी कि रिस्पांस कैसा है। तो दोस्तों रिस्पांस मैंने हर तरह के टेरेन में इसे चला के देख लिया, और एक कमी भी मेरे को इस बाइक में मिली है जिसकी अभी आगे बात करेंगे। बट इंजन से रिलेटेड अगर बात करता हूँ तो पावर वगैरह में कोई ख़ास शिकायत नहीं है, और पावर ठीक ठाक है, जो कि कम्यूटर सेगमेंट से अगर ऊपर जाते हैं तो पावर की हमें उम्मीद होती है, वो पावर ये हमें प्रोवाइड करा देती है।
और मेरे को ओवरऑल पावर से कोई शिकायत नहीं है। पावर के साथ साथ अगर ब्रेकिंग पे आ जाते हैं तो ब्रेकिंग में भी अगेन ये बाइक ठीक ठाक परफॉर्म कर लेती है, और ABS की फंक्शनिंग इसमें दी गई है, वो भी एक काफ़ी अच्छा एस्पेक्ट है। हालांकि अगर डुअल चैनल ABS होता तो एक ज़्यादा बढ़िया बात रहने वाली थी, बट स्टिल दे दिया, वही एक अच्छी बात है। क्योंकि अगर प्राइसिंग के हिसाब से देखें या सेगमेंटेशन के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं फीचर्स इसके अंदर भी काफ़ी सारे प्रोवाइड कराए गए हैं, जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह वाले मैंने फीचर्स आपको बताए थे वॉक अराउंड के दौरान, तो वो सभी चीज़ें हैं। और पहले अगर FZ की बात करें तो पहले FZ के स्पीडोमीटर के अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स भी नहीं थे और इतना बढ़िया आउटलुक भी नहीं था, तो ये चीज़ भी यामाहा ने फीडबैक लेके इम्प्रूव करी है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों इंजन की बात हो गई, पावर की बात हो गई और ब्रेकिंग की बात हो गई। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो ये आप देख रहे हैं बीच बीच में आ रहे हैं स्पीड ब्रेकर्स, जो कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड स्पीड की वजह से बनाए जाते हैं, ताकि हम लोग बहुत ज़्यादा भगाएं ना कोई भी व्हीकल और स्पीड को कंट्रोल में रखें ताकि कोई दुर्घटना ना हो। तो उसका क्या एस्पेक्ट है? तो दोस्तों स्पीड ब्रेकर्स सबसे अनोइंग लगते हैं, वो भी ऐसी खाली सड़कों पे जो आप शायद इस टाइम अपने कैमरा में देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों कंफर्टेबली किसी भी स्पीड ब्रेकर्स को, रफ रोड को और इवन हल्के फुल्के ऑफ रोड को ले जाती है। सस्पेंशन सेटअप में कोई दिक्कत परेशानी नहीं लगी मुझे। ऑल्दो ऑफ रोड या रफ रोड की जहाँ पे बात आती है तो दोस्तों इसके ग्राउंड क्लियरेंस में मेरे को थोड़ा सा इशू लगा है, और ये भी हो सकता है कि मेरा वेट ज़्यादा है इसीलिए शायद इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मुझे परेशान कर रही है। और विद पिलियन तो इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करा। अगर मैं अकेला था बाइक पे तो उतनी ज़्यादा परेशानी मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड इसमें नहीं आई। तो अगर मेरे जैसा बंदा इस बाइक को ख़रीदता है और विद पिलियन चलता है तो कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस से आपको परेशान होना पड़ेगा। हालांकि नीचे जो अपना काउल है उसकी क्वालिटी, फिट एंड फिनिश और अपना लेवल्स रखे गए हैं, वो सभी चीज़ें अच्छी खासी हैं और कोई डैमेज मेरे को देखने को नहीं मिला। हालांकि जब मैं पिलियन के साथ ट्रैवल कर रहा था इस बाइक के ऊपर तो कहीं ना कहीं 3-4 जगह स्पीड ब्रेकर्स पे ये बाइक नीचे से स्क्रैप हुई है, बट स्टिल अगर नीचे काउल की क्वालिटी इतनी अच्छी है तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। बट स्टिल इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप ये बाइक कंसिडर कर रहे हैं। तो दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस में डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है अगर आप थोड़े से हैवी वेट हैं या फिर एनी सॉर्ट ऑफ वेट के साथ अपनी बाइक पर ट्रैवल करते हैं। अब कंफर्ट की बात हो गई, कंफर्ट पूरा है और सस्पेंशन का कंफर्ट मैंने आपको बता दिया, साथ ही आपको बताता हूँ सीट का कंफर्ट भी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल पिलियन के साथ मैं ट्रैवल कर रहा था और मैं फ्रंट सीट पे तो राइड करता तो हूँ ही। कल मेरे फ्रेंड ने कहा कि वो बाइक चलाना चाहता है और मैंने उसे बाइक दे दी चलाने को, तो मैं बैठा इसकी पिलियन सीट पे। तो दोनों सीट्स का रिस्पांस मैं खुद ही आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस राइडिंग सीट की, तो यहाँ पे पोस्चर, एंगल वगैरह सभी चीज़ें बहुत बढ़िया रहती हैं और ओवरऑल मुझे कोई ऐसे अग्रेसिव पोजीशनिंग नहीं लगी है इसकी जो परेशान करे राइडिंग के दौरान। प्लस सीट्स प्रॉपरली आपको कुशनिंग प्रोवाइड कराती हैं। अगर मैं राइडर की बात करूँ, पिलियन की बात करें तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा कंफर्ट, इतनी ज़्यादा ब्रॉडनेस उसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगी जितनी आपको राइडर की सीट में मिलती है। बट ठीक ठाक जगह है और ऐसा नहीं है कि मैं या कोई भी और उस सीट पर बैठ ना पाए। तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी इसकी दोनों ही सीट्स मुझे। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट एस्पेक्ट आ जाता है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि कहीं ना कहीं हर कोई देखता है और देखना भी चाहिए, वो है आपका फ्यूल टैंक। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी तो मैंने आपको बता दी थी, बट माइलेज कितनी रहती है इसकी रियल लाइफ में। तो दोस्तों मेरे को जो माइलेज अचीव हो रही है एक बार टॉगल करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट नो कैमरा में आपको कितनी चीज़ें दिख पा रही हैं। 2.4 लीटर्स फ्यूल लगा है 100 किलोमीटर बाइक को चलने में, तो रफली 40 प्लस की एफिशिएंसी मैंने इससे अचीव करी है और मैंने इसे रीसेट नहीं करा है लास्ट 200-250 किलोमीटर में। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 40 जो ये यहाँ पे शो कर रही है एक्चुअली 40 प्लस, तो वो एक्चुअल में ये निकाल भी रही है। और 45 की जो एफिशिएंसी है उसे मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं मानूंगा, बट ऐसा भी नहीं है कि वो किसी भी तरह से आपको परेशान करे, क्योंकि कहीं ना कहीं लुक्स वगैरह के हिसाब से बाइक
काफ़ी ज़्यादा हैवी लगती है, तो उतना हैवी इसका इंजन नहीं है, इसीलिए ये आपको एक अच्छी लुक्स के साथ, अच्छी प्रेजेंस के साथ एक अच्छी माइलेज भी प्रोवाइड करा जाती है। ओवरऑल आपको ये माइलेज कैसी लग रही है? आप वैसे डिवाइड कर सकते हैं, रफली अगर आपको बताऊं तो 40-42 की माइलेज कन्वर्ट होती है। बाकी ओवरऑल माइलेज एस्पेक्ट से मैं तो निराश नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइलेज की एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रखता हूँ अपने राइडिंग स्टाइल में। और मैं टिपिकल राइडिंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ, मैंने कोई माइलेज टेस्ट इसका नहीं करा। माइलेज टेस्ट अगर मैं इसका करता तो शायद मैं 40 की जगह 60 की भी माइलेज निकाल लेता, वो एक अलग एस्पेक्ट हो जाता। बट रियल में हर कंडीशन में बाइक क्या प्रोवाइड करा रही है, कोई व्हीकल क्या प्रोवाइड करा रहा है, रिव्यूज़ के अंदर ये चीज़ आपके साथ शेयर करने की कोशिश हमेशा रहती है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो वेट वगैरह बाइक में इतना फील नहीं होता, और अप्रॉक्सीमेटली 150 kg से लाइटर ही ये बाइक है। और उस हिसाब से भी देखूं तो बाइक को कंट्रोल करना, बैलेंस करना किसी भी हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। और उसके अलग अगर बात करते हैं हम तो दोस्तों हैंडलिंग कैसी है बाइक की, तो टायर्स वाइड रखे गए हैं और टायर्स की ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो हैंडलिंग की अगर बात करते हैं, ऑल्दो मैं उतना अग्रेसिव टर्न्स वगैरह बाइक पे नहीं लेता हूँ, बट स्टिल जो लोग लेते हैं तो उनसे मैंने पूछा तो मेरे को ऐसा फीडबैक मिला कि इसकी हैंडलिंग ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। प्लस हैंडलिंग जज करने का हर एक का तरीका अलग है, तो मैंने अपने पर्सनल लेवल पे जो जज करी है, मेरे को हैंडलिंग से कोई खास शिकायत नहीं लगी। और जो मैंने फीडबैक लिया 2-3 लोगों से, उनको भी कोई ऐसी खास शिकायत नहीं थी। तो हैंडलिंग मैं ओके बोल सकता हूँ। और हाई स्पीड स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो 80-90 तक की स्पीड पे मेरे को ये बाइक चलने में सही लगी, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड आपको बता देता हूँ। ये साइड में आप देखेंगे तो नोएडा एक्सप्रेसवे चल रहा है और मैं हूँ इस टाइम सर्विस लेन में। तो जब मैं आ रहा था तो मैक्सिमम स्पीड पे आ रहा था, और इस बाइक ने मेरे को बिठाने के बाद मैक्सिमम स्पीड जो स्पीडोमीटर में शो करी थी वो थी 106 की। तो 106 की स्पीड के हिसाब से अगर बात करी जाए तो दोस्तों एक तो स्पीड मेरे को उतनी ज़्यादा नहीं लगी। ऑब्वियस बात है कि 106 की स्पीड को इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि आपको कोई भी ऐसा एस्पेक्ट फील हो जो कि हाई स्पीड से बहुत ज़्यादा मतलब रिलेटेड हो। 106 की स्पीड बाइक्स के लिए एक्चुअली ज़्यादा है, बट स्टिल बाइक्स के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और काफ़ी सारे रिस्पॉन्स होते हैं। तो 80-90 की स्पीड तक, क्योंकि आरपीएम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे नहीं जाते हैं, तो वाइब्रेशन वगैरह उतनी ज़्यादा फील नहीं होती है और एक बेहतर कंट्रोल और बेहतर आउटपुट आपको देखने को मिलता है। वेयर एज अगर बात करते हैं तो जब मैं 100 या 100+ की स्पीड पे था तो मैक्सिमम गियर में और मैक्सिमम स्पीड में ये बाइक चल रही थी, तो मुझे वाइब्रेशन वगैरह का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा था। वाइब्रेशन की बात करें, नॉइज़ की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप खुले एनवायरनमेंट में चलेंगे और 2 व्हीलर पे आपको नॉइज़ वाइब्रेशन वगैरह से इतनी दिक्कत परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। बट स्टिल आपको बता दूं तो नॉइज़ी तो है बाइक। अब वो आप स्पोर्टी नॉइज़ माने या वो नॉइज़ आपको अनॉय करे, ये तो आपको टेस्ट ड्राइव करके ही खुद पता लगाना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर बात करता हूँ तो मेरे को इसकी नॉइज़ से कोई ख़ास परेशानी नहीं लगी। और वाइब्रेशन की अगर बात करते हैं तो जब आप इसे बिल्कुल टॉप स्पीड पे ले जाते हैं और टॉप गियर पे मैक्सिमम आरपीएम्स पे ये चल रही होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वाइब्रेशंस इसके अंदर फील होती हैं और वो वाइब्रेशंस मुझे नहीं लगता कि किसी भी पर्सन को पसंद आएंगी। और इस व्हीकल की बात नहीं है, वो हर व्हीकल की बात है। तो ओवरऑल मैक्सिमम आरपीएम्स पे हर व्हीकल के अंदर वाइब्रेशन होती है और वो चीज़ इसमें भी है। तो ये कोई शिकायत वाली बात मेरी साइड से तो नहीं रहेगी। बाकी हर एक की सेपरेट थॉट्स हो सकती हैं। बाकी उसके अलावा अगर आपकी कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो जो शायद इस रिव्यू में ना पूरी हो पाई हो, कोई सवाल हो, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी ओवरऑल मेरा एस्पेक्ट यही है कि एक 150 सीसी सेगमेंट के हिसाब से मेरे को कोई ख़ास शिकायत नहीं है बाइक से, ना इसके हैंडलिंग से, ना स्टेबिलिटी से, ना सस्पेंशन से। बट ये छोटे छोटे एस्पेक्ट जो डिज़ाइन वगैरह में कवर हो जाने चाहिए, वो जब कवर होते नहीं दिखाई देते हैं तो अच्छा फील मुझे तो पर्टिकुलरली नहीं होता। बाकी आपके थॉट्स आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए रिव्यू के साथ। और तब तक हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। धन्यवाद।